Okay, so here we go with lecture number 6, Indian economic development during the British period. उसमें हमने कई सारे टॉपिक्स देखे। एग्रीकल्चर का कैसा डेवलपमेंट रहा ब्रिटिश पीरियड में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसा रहा ब्रिटिश पीरियड में, डेमोग्राफिक कंडीशन कैसी रही, राइट। और और बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें कवर की हैं। तो आज हमारा टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में ब्रिटिश पीरियड में इंडिया की क्या स्थिति थी। सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है ऐसी एक्टिविटी सर्विसेज या फैसिलिटीज, ऐसी एक्टिविटी सर्विसेज या फैसिलिटीज जिससे हम बाकी की इंडस्ट्री को डेवलप होने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकें जिसपे बाकी इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी। ओके, तो डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज हम इकोनॉमी में प्रोवाइड करते हैं इन द नेम ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कि ट्रांसपोर्ट एक ऐसी सर्विस है जिससे बहुत सारी इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होगा। कम्युनिकेशन, एनर्जी, बैंकिंग, ये सब एग्जाम्पल हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये ऐसी एक्टिविटीज, सर्विसेज और फैसिलिटीज हैं जिनसे बाकी की इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, मतलब तीनों सेक्टर बोल दो, और ग्रॉस में बोलना है तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये सारे सेक्टर्स डेवलप होंगे। ब्रिटिश पीरियड में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी की स्थिति थी वेरी वेरी पुअर, बहुत बुरी स्थिति थी। लोग आज क्लेम करते हैं कि जो भी है इंडिया में सब ब्रिटिशर्स का ही है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत ही लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया उन्होंने, और इंटेंशनली अपने फायदे के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया उन्होंने। हमने जो कॉस्ट बियर की है ना, जैसे आपने सपोज कोई प्रॉपर्टी खरीदी, तो उस प्रॉपर्टी की कॉस्ट मायने रखती है कि नहीं? बस कि ये इंपॉर्टेंट है कि आपने प्रॉपर्टी खरीद ली। अरे उस प्रॉपर्टी की कॉस्ट अगर सपोज 10 लाख है और तुमने उस प्रॉपर्टी को 5 करोड़ रुपए में खरीदा है, तो तुम बेवकूफ हो ना, या तुम्हारे साथ चीटिंग हुई है ना। अगर तुम पे प्रेशर किया गया है कि नहीं, तुमसे 5 करोड़ रुपए ही लिए जाएंगे और तुम्हें तब ये प्रॉपर्टी दी जाएगी, जैसा लोग क्लेम करते हैं कि अंग्रेजों ने रेलवे डेवलप किया, तो भैया रेलवे के लिए इंडियंस ने क्या कॉस्ट दी है, आपको उसका अंदाजा है? सारे लेबर फ्री, हाँ, सारे रिसोर्स फ्री, और इस तरह का एक्सप्लॉयटेशन रिसोर्सेस का जैसा आप कल्पना भी नहीं कर सकते, राइट। तो ब्रिटिश पीरियड में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, पहली बात तो वो हुआ ही ज़्यादा नहीं, बहुत लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया उन्होंने। कैसा कि कंट्री साइड या विलेजेस से रोड बनाए, कहाँ तक? रेलवे स्टेशन तक। फिर रेलवे स्टेशन से ट्रेन बनाई, कहाँ तक? पोर्ट तक। और फिर पोर्ट से कैनल्स बनाई। अगर तुमने फेमस कैनल सुनी हो, स्वेज कैनल, यहाँ से इंडिया, जो अब इंडिया से फिर अब जो पाकिस्तान है वो वाला रीजन क्रॉस करके ईरान होके उस तरफ एक स्वेज कैनल है जो सीधे इंग्लैंड कनेक्ट करती थी, आज भी करती है, और आज भी उस पर ट्रांसपोर्ट होता है। और वो इंडियंस ने बनाई है, और इंडियंस को एक तरह से बोलो कि बिना पेमेंट के मजदूर लेके गए वो यहाँ से पकड़ के, और जबरदस्ती, राइट। आप इच्छा, किसकी इच्छा होगी बिना पेमेंट के काम करने की? सो और सब हाथों से खुदाई हुई, उस समय ये मशीन्स थोड़ी थे। कितना समय लगा होगा और कितने लोगों को ले गए होंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो जो भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, एक तो इस पे लोग बड़ा क्लेम करते हैं कि ब्रिटिशर्स ने बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। दूसरा वो कहते हैं कि यार वो टेलीग्राफ, पोस्ट ऑफिस सब अंग्रेजों के ज़माने के ये उन्होंने डेवलप करके दिया। तो भैया टेलीग्राफ, पोस्ट ऑफिस ये इसलिए डेवलप करके दिया क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री पे एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कम्युनिकेशन करना ज़रूरी था आपस में, और उन्होंने अपने तक ही लिमिट रखा। ये जनरल पब्लिक को फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी टेलीग्राफ और पोस्ट ऑफिस की, ये अपने तक ही रखते थे वो। हमारे लिए तो इनएडेक्वेट ही थी। रोड पे भी आर्मी को इधर से उधर मूवमेंट करवाना, पुलिस को इधर से उधर मूवमेंट करवाना, है ना। तो ये ट्रेन ट्रांसपोर्ट, ये इंटरनल सिक्योरिटी या इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी वो लोग यूज करते थे। सिक्योरिटी वर्ड तो गलत है क्योंकि उनसे तो हम ही इनसिक्योर थे, बट इंडिया के अंदर कंट्रोल रखने के लिए उन्होंने ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था। एनर्जी के सेक्टर में तो उन्होंने ना के बराबर काम किया। उन्होंने एनर्जी के सेक्टर में ये काम किया कि बस हमारी खदानों से कोयला एक्सट्रैक्ट किया और अपने यहाँ ले गए। तो एनर्जी सेक्टर में तो उनका कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं। तो ट्रांसपोर्ट और आपका कम्युनिकेशन, एनर्जी और बैंकिंग,
ये कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज या फैसिलिटीज थी जो उन्होंने डेवलप की अपने फायदे के लिए। ठीक है, वो चले गए तो ये यहाँ रह गया, तो आज हम उसको देख के बोलते हैं कि यार उन्होंने हमारे लिए किया। नहीं, वो 200 साल तक इसको एक्सप्लॉइट करते रहे, इन सर्विसेज को अपने लिए, और अगर वो और टिके रहते तो वो अपने लिए बना रहे थे, आपके लिए नहीं। राइट, उनका कोई प्लान नहीं था जाने का। वो तो वर्ल्ड वॉर 2 में इंग्लैंड की हालत खराब हो गई, और इसीलिए देखो ब्रिटिश एम्पायर कितना बड़ा था और कितना बचा है। ब्रेक्सिट हो गया, वो लोग यूरोपियन यूनियन से भी बाहर निकाल दिए गए, और बची बात उसके पास में जो देश हैं आसपास के इंग्लैंड के, वो लोग भी क्लेम कर रहे हैं कि ये ज़मीन हमारी है। उनके पास वो इतना सा इंग्लैंड बचा है। राइट। सो वो इसीलिए क्योंकि उनकी हरकतें ऐसी थी। ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत ही पुअर था। ओवरऑल लेवल पे बात कर लें तो, अब इंडिविजुअल लेवल पे बात कर लेते हैं। तो उन्होंने रोड भी बनाए, रेलवे भी बनाए, पोर्ट भी बनाए, टेलीग्राफ भी बनाए, लेकिन उनका जो मोटिव था, वो मोटिव था इंपोर्ट ऑफ, इंपोर्ट नहीं, एक्चुअली में इंडिया से वो एक्सपोर्ट करना चाहते थे, एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। जो ये सब क्यों बना रहे थे, मैंने बताया ना, गांव में कैश क्रॉप्स उगवाई उन्होंने, एग्रीकल्चर सेक्टर में सबको धकेल दिया। तो कैश क्रॉप्स उगाएंगे विलेज से, विलेज से रोड ट्रांसपोर्ट होकर जाएगी रेलवे स्टेशन, फिर ट्रेन से कैनल तक या पोर्ट्स तक, और पोर्ट से शिप में जाके वो अपने जहां पे उन्होंने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया है उन देशों तक वो ले जाते थे प्रोडक्शन करने के लिए। राइट, इंडिया में तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उन्होंने किया ही नहीं आगे। तो ये उनका मेन इंटेंशन था डेवलपमेंट का। अगर हम स्पेसिफिक एक एक पे बात कर लें तो रोड, पहली बात तो कोई ज्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं किया रोड का। अगर तुम्हें लगता हो, इंडिया आज कर रहा है कंस्ट्रक्शन रोड का, और देखो उससे कितनी तेजी से ग्रोथ होना शुरू हो गई है, हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी पे आ गए हैं। रोड ही सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन हुई है पिछले 10 साल में, और इसने बहुत सारी चीजें बदल दी हैं। राइट। तो उस समय जो रोड थी वो कोई बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्ट नहीं हुई, और जितनी कंस्ट्रक्ट हो रही थी वो केवल इस इंटेंशन से हो रही थी कि ब्रिटिशर्स का इंटरेस्ट कहाँ है रोड डेवलप करने में। एक्यूट शॉर्टेज था ऑल वेदर रोड्स का। आज तो हम सारी ऑल वेदर रोड्स बनाते हैं। ऑल वेदर रोड्स का मतलब वो ऐसी रोड बनाते थे जो बारिश में काम की नहीं है, या अपने लिए तो बना लिया थोड़ा बहुत ऑल वेदर रोड, बाकी जनरल पब्लिक के लिए उन्होंने ऐसी रोड बना दी जो बारिश में आप उससे नहीं निकल सकते, इतना कीचड़ हो जाएगा। या फिर उसके ऊपर ब्रिजेस नहीं बनाए हैं प्रॉपरली, नदियों और नालों के ऊपर, तो वो पूरा पानी बहता रहेगा उतने दिन जितने दिन रेनी सीजन है। ऑल वेदर रोड्स नहीं थे। ठीक है, एज अ रिजल्ट पीपल लिविंग इन रिमोट एरियाज, इस वजह से जो रिमोट एरिया में लोग रहते थे वो लोग बहुत ही ज़्यादा सफ़र करते थे, और इसीलिए तब डेथ रेट बहुत ज़्यादा थी। लोगों की तबीयत भी खराब हो जाए तो दे कैन नॉट मूव टू हॉस्पिटल्स। राइट। आगे चले, रेलवेज की बात कर लेते हैं। लोगों का बड़ा क्लेम होता है रेलवे तो इंडिया बहुत बड़ा बून है। नहीं भाई, इसके लिए जो हमने कॉस्ट दी है वो बहुत ज़्यादा डिस्प्रपोर्शनेट है। अगर हम अपने लिए आज इंडियन रेलवे डेवलप करते हैं, हम तो हम इतनी कॉस्ट थोड़ी बियर करते हैं, वो हम अपने डेवलपमेंट के लिए करते हैं, वो अपने डेवलपमेंट के लिए करके ले गए। राइट। इंट्रोडक्शन तो हो गया था इसका 1850। अगर हिस्ट्री पढ़ी है हमने थोड़ी बहुत भी, वो याद है तुम्हें, मुंबई से थाने ये पहली ट्रेन चलाई थी उन्होंने। कमर्शलाइजेशन उनका पर्पस था रेलवेज में। वो क्या करना चाहते थे, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब कि ये ऑलरेडी हमने एग्रीकल्चर वाले पार्ट में पढ़ा कि हम सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी थे ब्रिटिशर्स के पहले, और हम अपने लिए जितना फूड चाहिए होता था खुद उगा लेते थे। आज भी उगा लेते हैं, फिर से वो लोग चले गए उसके बाद, हमें समय लगा उनके जाने के बाद अपने पैटर्न को बदलने में, लेकिन अब उगा लेते हैं। अब उतना कॉटन प्रोड्यूस नहीं करते हैं, हम तो वीट प्रोड्यूस करते हैं, राइस प्रोड्यूस करते हैं। हम सेल्फ सफिशिएंट है फूड सिक्योरिटी के मामले में। वो उनका देश नहीं है अब, उन्हें बाहर से मंगाना पड़ता है। ठीक है, इतनी बड़ी कंट्री, इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद हम सेल्फ रिलायंसी पे, सेल्फ सफिशिएंसी पे हैं। रीजन, हम कमर्शलाइजेशन नहीं करते एग्रीकल्चर का, पहले हम अपने फूड सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हैं। उन्होंने क्या किया, इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद हमारे फूड के लिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अगर उस समय के कोई भी फोटोज देखोगे तो इंडियंस की हालत देखो, बहुत बुरे हाल थे।
ओके। तो उनका जो कमर्शलाइजेशन था एग्रीकल्चर का, वो टिका ही रेलवेज पे था। ये मैंने अभी चेन समझाई ना तुम्हें, वो फूड ले जाना उनको तो यहाँ से कैश क्रॉप्स उगवानी थी और वो अपने प्रोडक्शन के लिए ले जानी थी। ठीक है। तो इसकी वजह से इंडिया को बहुत ज्यादा दिक्कत हुई फूड सिक्योरिटी के मामले में, फूड को लेके। तो रेलवेज का एक बहुत बड़ा नुकसान हमने इतने सालों तक माल न्यूट्रिशन के रूप में चुकाया है। हमें ठीक से खाने के लिए भी नहीं था। ठीक है। सारी क्वालिटी के फ्रूट, सारी क्वालिटी की सब्जियां हमारे पास नहीं थी। ओके। आगे चलते हैं। रेलवे ऑल्सो प्रमोटेड फॉरेन ट्रेड। दूसरा उनका लॉजिक था कि भाई फॉरेन ट्रेड होगा मतलब रॉ मटेरियल ले जाना और फिनिश गुड्स लेके आना। उसका फायदा भी वो अकेले उठाते थे और उससे प्रॉफिट अर्न करते थे। तो ऑल इन ऑल हम ये कह सकते हैं कि रेलवेज की वजह से इंडिया को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, जिसको ये सबसे ज्यादा क्लेम करते हैं। अगर देखा जाए ना तो सबसे बड़ा नुकसान हमने रेलवेज की वजह से उठाया है। रेलवेज की वजह से आसान हो गया इतने बड़ी कंट्री पे इतने सालों तक। देखो 1850 से, हाँ 1950, ये 100 साल तो सीधे ही दिख रहे हैं। तो रेलवेज की वजह से आसान हो गया उनको इतनी बड़ी कंट्री पे इतने सालों तक रूल करना। इसकी वजह से मूवमेंट ऑफ आर्मी पुलिस ये सब आसान थी, एडमिनिस्ट्रेशन आसान था। फिर यहाँ से सामान, अगर तुमने स्टोरी सुनी है चंद्रशेखर आज़ाद वगैरह, ये जो लोग थे, ये ट्रेन में क्यों लूटते थे, क्यों लूटते थे? क्योंकि इंडिया का पैसा, इंडिया के, अभी हम हमें पता है ना, इसके एविडेंस है आज भी। भाई हमारे शिवाजी की तलवार और बहुत सारे ऐसे राजा महाराजाओं की चीजें वो ले यहाँ से चले गए, प्रीशियस थी। हम्म, कोहिनूर, प्रीशियस, प्रीशियस, ये तो इतना ले गए हैं वो प्रीशियस एलिमेंट जिसका कल्पना भी के भी परे है। और फिर यहाँ पे आके वो लोग शिकार करते थे हाथियों का, इसका, और इसकी वजह से काफी रिवॉल्यूशन हुए जंगलों में, है ना, चंदन की लकड़ी ले जाना, और ये कंटिन्यूस लूटते थे वो, और पैसा भी ले जाते थे। तो जो भी टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं लोगों को निचोड़ के, जमींदारी सिस्टम अप्लाई करके, तो इन पैसों को लूटने का प्लान बनाते थे चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और ये लोग। और वो काकोरी कांड हुआ था जिसकी वजह से बहुत सारा, एक बहुत बड़ा चेंज आया हमारे इंडिपेंडेंस के लिए। उसमें तो वो जो प्लानिंग थी वो इसीलिए तो थी क्योंकि ट्रेन से ही सब कुछ जाता था, इसलिए ट्रेन, रेलवेज का बड़ा बड़ा रोल है हमारे इकोनॉमिक लॉस में। ठीक है। तो ये जो लोग क्लेम करते हैं दैट इज अ बैड क्लेम। आगे चलते हैं। एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो एयर ट्रांसपोर्ट ना के बराबर। ठीक है। एयर ट्रांसपोर्ट के पायनियर अभी रतन टाटा जी थोड़े दिन पहले गुजर गए, इनके फादर थे JRD टाटा। उन वो पायनियर थे इंडिया में एयर, मतलब एयर इंडस्ट्री के लिए तो। और उन्होंने यहाँ पे उसे डेवलप किया, अंग्रेजों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है एयर ट्रांसपोर्ट में, जीरो। रही बात वाटर ट्रांसपोर्ट की, तो पोर्ट उन्होंने डेवलप किए अपने सामान ले जाने के लिए, और इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट भी उन्होंने कुछ डेवलप किया था, खासतौर पे गंगा जैसी रिवर्स पे। और वो बहुत ही अनइकोनॉमिकल था, इतना महंगा था कि वो नहीं चला। उन्होंने कैनल्स भी डेवलप करवाए, वही हमारी मजदूर पकड़ के फ्री में खुदाई करवाई और कैनल बना दिए ट्रांसपोर्ट के लिए, ये इरिगेशन वाली नहीं। इरिगेशन के लिए कुछ नहीं करते थे वो, ट्रांसपोर्ट के लिए। ट्रांसपोर्ट के लिए जो कैनल खुदवाए वो भी इन अनइकोनॉमिकल पड़ने लगे, क्योंकि जब रोड और रेलवेज का ट्रांसपोर्ट मतलब ये सिस्टम बना तो ये बहुत चीप पड़ता था एज कंपेयर टू वाटर ट्रांसपोर्ट। तो इनका मतलब ये प्लान उनका फेल हुआ पूरी तरह, इनकम्पिटेंट इन कंपैरिजन ऑफ रेलवे एंड रोड। एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट जो था वो अनसेटिस्फैक्ट्री था, इनलैंड वाटरवेज जो थे वो अनइकोनॉमिकल थे, इसीलिए ये ट्रांसपोर्ट इनकम्पिटेंट था, ये कम्पीट नहीं कर पा रहा था रेलवे और रोड से, तो ये ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ। और आज भी हमारे यहाँ पे कोई बहुत अच्छा वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं है इतनी नदियाँ होने के बावजूद, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट तो एटलीस्ट। पर हाँ, पोर्ट हमने काफ़ी डेवलप किए हैं उसके बाद से, जब से हम इंडिपेंडेंट हुए हैं। अब तो प्राइवेटाइजेशन कर दिया उसका, तो अडानी पोर्ट, अंबानी ने अपने पोर्ट डेवलप किए, तो सब ये लोग अपने अपने पोर्ट डेवलप कर रहे हैं। अगला है कम्युनिकेशन। देखो, कम्युनिकेशन के बारे में अगर हम समझे तो कम्युनिकेशन होता था उस जमाने में, कोई टेलीफोन्स नहीं थे ज़्यादा, ना के बराबर मान लो।
और टेलीफोन का आविष्कार काफ़ी लेट हुआ, और हम अगर बात करें तो इंडिया में भी टेलीफोन लेट आया, और जो भी आया वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज़ों के लिए आया और उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ऐसे ही पोस्टेज और टेलीग्राफ ये हमारा मेन सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन हुआ हुआ करता था, और ये फैसिलिटी उन्होंने डेवलप की विद ऑब्वियसली विद एन इंटेंशन कि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो पाए। पोस्टल एंड टेलीग्राफ आर मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। उस समय यही कम्युनिकेशन के मीन्स थे। इनका पर्पस क्या था? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करवाना। तो ये फैसिलिटी सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के लिए उन्होंने क्रिएट की थी, और ये जनरल पब्लिक के लिए इनएडेक्वेट था। जनरल पब्लिक के लिए इतनी जो पॉपुलेशन थी उस हिसाब से उस नंबर्स में पोस्टेज और पोस्ट ऑफिस और टेलीग्राफ ऑफिस नहीं बनाए गए, क्योंकि उनका इंटेंशन ही नहीं था कि भाई आपको कोई सुविधा मिले। उनका इंटेंशन था लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, और उसमें ये जरूरी था कि हर कोई नहीं आए पोस्ट ऑफिस, वो लिमिटेड ही रखते थे मामला। आगे चलते हैं, रीजंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये वही मैं बता रहा हूँ जो छुपे हुए रीजन है, जो लोग क्लेम करते हैं। तो भैया रोड क्यों बनाए? ताकि आर्मी मोबिलाइज हो सके आपको कंट्रोल करने के लिए, रॉ मटेरियल यहाँ से बाहर ले जाया जा सके। रेलवे क्यों बनाई उन्होंने? इतनी बड़ी टेरेन, इतनी बड़ी टेरिटरी इंडिया की, उसको कंट्रोल करना था, तो लिंकिंग जरूरी थी, एक एरिया से दूसरी एरिया में जल्दी पहुंचना, सामान पहुंचाना ये जरूरी था। इस वजह से उन्होंने रेलवेज डेवलप की, और मेन इंटेंशन था विलेज से, हाँ, विलेज से ट्रांसपोर्ट कर कैसे किया जा सकेगा मेजर पोर्ट पे चीपली, तो उसके लिए रेलवे एक अच्छा साधन था। तो मेजर पोर्ट से लिंकिंग करवाई उन्होंने रेलवेज के थ्रू इंडिया के इंटरनल एरियाज की। और जो भी प्रॉफिट उन्होंने कमाया वो प्रॉफिट उन्होंने फॉरेन ट्रेड का प्रॉफिट अपने लिए यूज किया। तो उनके लिए रेलवेज एक तरह का इन्वेस्टमेंट था। खर्चा किया उन्होंने, पर वो खर्चा का पैसा कहाँ से लाए? वो अपनी जेब से थोड़ी लाए। हमारे ही देश को लूटा, हमारे ऊपर ही खर्चा किया, हमारे ही वर्कर्स को उन्होंने बंदी बनाया, एक तरह से गुलाम बनाया, और उनसे फ्री में काम कराया। कितने लोगों की जान चली गई, कितनी फैमिलीज डिस्टर्ब हो गई। ये हमारी कॉस्ट है रेलवेज के लिए। तो ये कोई बहुत वो बात नहीं है कि अरे उन्होंने कोई बहुत अच्छा काम कर दिया। और वो मीटर गेज और छोटी छोटी रेलवे लाइंस बना के गए थे, आज हमारे इंडिया में उसका नामो निशान नहीं है। जिस साइज की उन्होंने रेलवेज बनाई थी वो हमारे लिए काम नहीं करती। हम ब्रॉड गेज पे काम करते हैं आज पूरा। तो उनका कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट अब हमारे काम का नहीं है। तो आज जो कोई क्लेम करता हो कि उन्होंने कुछ कर दिया था, नहीं, उन्होंने अपने फायदे के लिए। और वही वाली बात है ना कि एक प्रॉपर्टी जिसकी कीमत 10 लाख हो उसके लिए मैंने 5 करोड़ रुपए चुकाए हैं। तो ये कोई आ, मतलब सामने वाले ने मेरे को प्रेशर दिया, टेंशन दिया, मेरे ऊपर कंट्रोल लेने के लिए उसने मेरे से मेरी प्रॉपर्टी छीन ली। ये कोई ऐसी बात थोड़ी है कि मैं जिस उसके लिए हम्बल रहूंगा, ऑब्वियसली। तो इस चीज को समझो। एंड द लास्ट थिंग, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ ये इसलिए किया क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना था। तो हर डेवलपमेंट का उनका रीजन है कि आखिर रोड का डेवलपमेंट क्यों हुआ, रेलवेज का डेवलपमेंट क्यों हुआ, पोस्ट और टेलीग्राफ का डेवलपमेंट इंडिया में क्यों हुआ, राइट। कुछ लोग बहुत डिमांड करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कि इंडिया में अंग्रेजों ने जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं किया, इसका प्रूफ क्या है? इसके प्रूफ, सबसे पहला प्रूफ, ये 200 साल तक हमारी पर कैपिटा इनकम डिक्लाइन ही होती रही, बड़ी तो है ही नहीं, है ना। कांस्टेंट कह लो, कांस्टेंट का मतलब है उसके अंदर चेंजेस ही नहीं आए। एक बार उन्होंने जो हमारी हालत खराब की, हमें कभी भी पर कैपिटा इनकम, मतलब वो जो होती है ना एक पर्सन की इनकम, वो बढ़ी ही नहीं 200 साल। आज 2 साल नहीं बढ़े ना व्यक्ति की इनकम, तो क्या हालत हो जाती है। आगे चलो, पूरा डिपेंडेंस हमारी पॉपुलेशन का एग्रीकल्चर पे करके रखा उन्होंने, उल्टा बढ़ा दिया। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया, और उस इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे थे उनसे एग्रीकल्चर करवाया। जिस एरा में दुनिया, ये जितने डेवलप नेशन बने हैं, जिस एरा में बने हैं, उस एरा में हमारी इनकम कांस्टेंट थी, और उस एरा में हमें इंडस्ट्री नहीं लगाने दी गई, इसलिए हम पीछे हैं। जमींदारी सिस्टम की बात करो, ये एक सिस्टम हमारे ऊपर थोप दिया गया। इकोनॉमिक कंडीशन फार्मर की कुछ भी हो, उससे जमीन ले लो। अगर वो लगान नहीं दे सकता ना, तो उसकी जमीन ले लो और उसको उसी की जमीन पे किराएदार बना दो, टीनेंट बना दो।
ये था जमींदारी सिस्टम, इसको हम डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और इसकी वजह से हमारे फार्मर और पुअर होते गए। ठीक है। और जमींदारी सिस्टम के कारण वो कंट्रोल भी करते थे कि आप कौन सी क्रॉप उगाओगे। आप अपनी मर्जी की फसल नहीं उगा सकते थे, जैसे आपकी आज जो इच्छा है वो उगा लो, आप नहीं उगा सकते थे। कैश क्रॉप्स ही उगानी पड़ेगी, फूड क्रॉप्स नहीं उगा सकते थे। फूड क्रॉप्स उगाओगे तो उस पर लगान दुगना है। ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ फेमाइंस। फेमाइंस का मतलब होता था ऐसी सिचुएशन जहां पे फूड नहीं बचा है लोगों के पास खाने के लिए, अकाल बोलते थे उसको। हर साल आते थे ये लगभग, और हर साल लाखों लोग मर जाते थे। क्यों आते थे? क्योंकि एग्रीकल्चर में फूड उग ही नहीं रहा है। दूसरा, एक जगह कहीं पे अगर प्रोडक्शन हो भी गया है तो दूसरी जगह तक पहुंचने के लिए ट्रांसपोर्ट ही नहीं है। आज क्या होता है, हर जगह पे गेहूं तो नहीं उगता, हर जगह पे एप्पल तो नहीं उगता, लेकिन पूरे इंडिया में एप्पल मिलेगा, पूरे इंडिया में गेहूं मिलेगा, पूरे इंडिया में चावल मिलेगा, पूरे इंडिया में दालें मिलेंगी। क्यों? क्योंकि अबंडेंट प्रोडक्शन होता है फूड का, और दूसरा ट्रांसपोर्ट से वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। ये दोनों ही चीजें गायब थी। इस वजह से हर थोड़े दिन में एक फेमाइन झेलना पड़ता था इंडिया को। अभी थोड़े दिन ही देखो, अगर कोई एक पर्टिकुलर फसल खराब हो जाती है तो उसके रेट कितने बढ़ जाते हैं और लोग कितने परेशान होते हैं। उस समय तो रेट वेट छोड़ो, अवेलेबिलिटी ही नहीं थी। राइट, सो दिस इज द प्रॉब्लम। ये एक प्रूफ है इतने इंडिया। अच्छा, उसके बाद जब हम आज़ाद हुए फिर धीरे धीरे फेमाइंस तो हमारे यहाँ खत्म हो गए, अब तो आते ही नहीं, जबकि हमारी पॉपुलेशन तो उसके कितने गुना बढ़ गई है, कितनी ज्यादा हो गई है, फिर भी फेमाइंस नहीं झेलते हम। तो ये कोई नेचुरल कैलेमिटी नहीं थी, ये आर्टिफिशियली क्रिएटेड कैलेमिटी थी जो अंग्रेजों ने हम पे की है। और इसीलिए इतने लोग शायद किसी देश के नहीं मरे होंगे जितने इंडिया के लोगों को उन्होंने मारा है सिस्टमेटिकली। ठीक है। डिस्ट्रक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का सिस्टमेटिक डिस्ट्रक्शन किया उन्होंने। ये मैंने बताया था कि इंडिया एक अच्छी खासी रेपुटेशन होल्ड करता था, डोमिनेट करता था पूरे वर्ल्ड मार्केट को हैंडीक्राफ्ट के मामले में। और हैंडीक्राफ्ट में कपड़े भी आते हैं, हैंडीक्राफ्ट में मेटल्स भी आते हैं, और हम पूरा डोमिनेट करते थे। लेकिन पूरा इस इंडस्ट्री को उन्होंने खत्म कर दिया। इनएडिक्वेट इंडस्ट्रियलाइजेशन, और इंडस्ट्रियलाइजेशन उन्होंने इंडिया में होने ही नहीं दिया। ये प्रूफ है 200 साल तक तुम्हारे यहाँ इंडस्ट्री डेवलप नहीं हुई, जो इंडस्ट्री थी उसको बर्बाद कर दिया। कंटिन्यूसली फेमाइंस होते रहे, जमींदारी सिस्टम लॉन्च हुआ जिसकी वजह से एक फार्मर जो अपने लैंड का ऑनर था वो उसी का टेनेंट बन गया। आपके यहाँ पे जो ज्यादातर पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर पे शिफ्ट कर दी गई उस एरा में, जिस एरा में लोग इंडस्ट्री पे शिफ्ट हो रहे थे। और कौन हमारी जो पर कैपिटा इनकम थी, हर व्यक्ति की जो औसत आय थी, वो एक जैसी रही 200 साल। आज 2 साल नहीं झिलाती है। ग्रोथ होनी चाहिए, 2 साल भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ। 6 महीने बाद ही व्यक्ति को लगता है यार मेरी इनकम क्यों नहीं बढ़ रही है। राइट, सो these are the proof that during colonial period economic policy of Britishers ruins the economic development of India। ना पूरी तरह बर्बाद किया उन्होंने 200 साल। सो दैट्स इट। अगले लेक्चर में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।